हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम की, जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 300 से लेके 1200 तक। इसमें हम हिंदी में इसका यूनिट 2 करने वाले हैं, गुप्त और वाकाटक। इनके समय में जो प्रशासन था, जो अर्थव्यवस्था थी या समाज और सांस्कृतिक विकास था, उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और एक बार सिलेबस देख लीजिए, आपकी टोटल इतनी सारी यूनिट है, इसमें से हम सेकेंड यूनिट को आज कवर करने वाले हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, तो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, गुप्त काल जो है उसको लेकर जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग अपने मत दिए हैं। जो अंग्रेज जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने उसको अलग तरीके से देखा है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उसको अलग नज़रिए से देखा है। मार्क्सवादियों ने अलग नज़रिए से देखा है। तो सबके अपने अलग विचार हैं। तो यही हमको समझना है कि जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन सभी इसको स्वर्ण युग नहीं मानते हैं, कुछ इसको अलग तरीके से भी देखते हैं। तो इसको समझते हैं। तो देखिए, जो औपनिवेशिक लेखक थे यानी जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या करा है, जो भारत, प्राचीन भारत के बारे में जो भी लिखा है, तो प्राचीन भारत को ये अंधकार युग के नाम से जानते हैं, ठीक है, अंधकार युग के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम राष्ट्रवादी इतिहासकारों की, तो उन्होंने प्राचीन भारत में जो गुप्त काल था उसको स्वर्ण युग कहा है, यानी कि सबसे जो मतलब प्राचीन भारत में जो सबसे बेहतरीन समय था वो गुप्त काल को माना है। किसने? राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने। राष्ट्रवादी जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं कि जो गुप्त काल है इसमें राष्ट्रीय एकता थी, इसमें आर्थिक संपन्नता थी, और कला स्थापत्य के मामले में बहुत आगे निकल गया था। साहित्य इस समय में काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है, काफ़ी अधिक साहित्य मिलता है। आगे साहित्य को भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये राष्ट्रवादी जो है गुप्त काल को सबसे बेहतरीन मानते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें मार्क्सवादियों की, तो मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको अलग तरीके से देखा है। इन्होंने इसको सामंतवाद के रूप में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवादी कौन होते हैं? जो देश प्रेमी होते हैं, देश के प्रति प्रेम करते हैं। और अंग्रेज, आपको पता ही है, जो अंग्रेज राइटर है। मार्क्सवादी जो होते हैं वो थोड़ा इनकी विचारधारा जो होती है वो अलग होती है, ये राज्य को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। तो आगे इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ये तो इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझते हुए चलिए। देखिए, इनके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुप्त जो शासक थे, गुप्त जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि प्रदान करना शुरू कर दिया, यानी ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा भूमि दे दी। गुप्त और हर्ष के उत्तराधिकारियों ने एक ऐसी सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित किया जिसमें क्या था, भूसंपन्न लोगों का ग्रामीण समाज और विकेंद्रीकृत भारत पर वर्चस्व स्थापित हो गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सामंतवाद के बारे में समझना है। देखिए, सामंतवाद अगर आप यूरोप के नज़रिए से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्या होता था, यूरोप में एक राजा होता था, ठीक है, जिसका होता था शासन, यानी राजा के पास क्या होता था, सत्ता होती थी, पावर होती थी। तो राजा अपने नीचे कई सारे सामंत, यानी आप उनको जागीरदार के रूप में देख सकते हो, सामंत नियुक्त करता था। फिर सामंत के नीचे फिर और लोग हो जाएंगे, किसान वगैरह आ जाते थे। तो इस तरीके से कड़ी जुड़ी हुई थी, उसी को सामंतवाद कहा जाता था। तो इसमें जो सामंत होते थे, इन सामंत के पास काफ़ी पावर होती थी। हालांकि राजा तो उनसे ऊपर होता था, लेकिन सामंतों के हाथ में वर्चस्व होता था। ये एक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल होता था, ठीक है। तो यही मतलब इस तरीके से इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों को ज़्यादा भूमि दे दी, यानी ब्राह्मणों को ज़्यादा पावर दे दी, इनका ये मानना है, ठीक है। इसीलिए इसको एक सामंतवादी व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो भूसंपन्न लोग हैं, जिनको ज़्यादा भूमि मिल गई थी, फिर ये ताकतवर हो गए थे, इनका वर्चस्व हो गया था, ये बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। भूमि अनुदान से अर्थव्यवस्था में सामंतवाद को बढ़ावा मिला, और जो किसान लोग थे वो कर्ज में लद गए, ठीक है, उनको भारी कर्ज उन पर लाद दिया गया, ऐसा इनका मानना है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण युग का मिथक क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल में जो जीवन था उसके हर पक्ष में आपको उनके अनुसार उत्कर्ष की शिखर पे था, ठीक है। इनका क्या मानना है कि जो गुप्त काल में जो लोगों का जीवन था वो बेहतरीन था, उत्कर्ष यानी एकदम ऊंचाई पे था, बिल्कुल शिखर पे था, इस तरीके से आप कह सकते हो। क्योंकि जो गुप्त काल है ना, इसमें संस्कृत जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, आपको उत्तम कोटि या फिर उच्च कोटि की मान लो आप, बेहतर आप मान लो, संस्कृत के काफ़ी सारे ग्रंथ मिले। यानी कि इस समय में जो लिटरेचर लिखा गया है, जो साहित्य लिखा गया है, उसमें बहुत बेहतरीन आपको संस्कृत देखने को मिलेगी। इनके अनुसार गुप्त काल में कला की गुणवत्ता में काफ़ी वृद्धि हुई, ठीक है, यानी कि कला को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, ये भी समझ लीजिए। इसे ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इस समय में जो ग्रंथ थे ना वो ज़्यादातर हिंदूवादी थे, संस्कृत प्रधान थे, तो इसलिए भी इसको ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के रूप में भी देखते हैं। भारतीय सभ्यता को हिंदूवादी और संस्कृत प्रधान माना गया है, इसलिए इसे उच्च संस्कृति को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई। याद रखिए, क्योंकि उस समय में क्या था, संस्कृत प्रधान ग्रंथ मिल रहे हैं, हिंदूवादी ग्रंथ मिल रहे हैं, तो इसको इसीलिए जो हमारी उच्च संस्कृति की स्वर्ण काल के रूप में इसको हम जानते हैं।
भारत में 3 ऐसे काल हैं जिसमें कला और साहित्य की रचनाएं जो हैं वो अपने बेहतरीन मतलब सबसे उच्चतम शिखर पे पहुंची थी। सबसे पहला तो आपको मौर्य उत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का जो काल था, और गुप्त काल, फिर चोल वंश के समय में, और फिर मुगल काल के समय में। ठीक है, इन समय में आपको जो कला है वो आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, कला और साहित्य बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं गुप्तों का उद्भव उद्भव जो हुआ था। तो जो गुप्त थे इनका उद्भव कैसे होता है, तो सबसे पहले देखिए गुप्त साम्राज्य जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, फिर उनके पुत्र घटोत्कच, और फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस तरीके से इनका शासन व्यवस्था चलती है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि जो बेशक से संस्थापक कोई है, आप उसको ध्यान नहीं देना, जो मेन संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को देखा जाता है। कुछ इतिहासकार जो कहते हैं कि संस्थापना बेशक से श्रीगुप्त ने कर दी हो, लेकिन जो जो वास्तविक संस्थापक के रूप में देखते हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन शासक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वो है समुद्रगुप्त। याद रखना, समुद्रगुप्त। तो यहाँ से मतलब आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम की। तो उनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण करी थी। ठीक है, इनको महाराजा धीराज भी कहा जाता था, और इनका जो शासन हुआ करता था वो गंगा की जो मध्य भूमि थी वहाँ तक इनका फैला हुआ था। इन्होंने क्या किया था, जो लिच्छवी परिवार की राजकुमारी थी उनसे विवाह किया था, और उनके नाम के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। 319-20 ईस्वी की अगर हम बात करें तो इस समय में कैलेंडर भी जारी किया गया था जिसको गुप्त संवत कहा जाता है। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी, और वह इनके राज्यारोहण की याद में इसको शुरुआत की गई थी। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो गए। इसके बाद जो महान योद्धा या महान शासक के रूप में जाने जाते हैं वो समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के पिता ने लगभग 335 ईस्वी में इनको क्या करा था, अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और इसकी जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, अशोक स्तंभ से मिल जाती है। समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, क्योंकि एक जो सिक्का मिला हुआ है उस सिक्के में क्या है, इनको वीणा बजाते हुए दिखाया हुआ है, यानी एक चित्र है जिसमें ये वीणा बजाते हुए दिखा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं वो संगीत प्रेमी थे। उत्तर भारत के आसपास के कुछ राजाओं पे इन्होंने विजय प्राप्त करी थी। इन्होंने अपना जो शासन था ना वो उत्तर में और दक्षिण में दोनों तरफ बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे ये कभी भी किसी युद्ध को हारे नहीं है, याद रखना, कभी भी नहीं हारे। दक्षिण और उत्तर भारत के 12 राजा को इन्होंने बंदी बनाकर उनको मुक्त कर दिया, और उनसे टैक्स वगैरह लेने लगे थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इनको तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये तो हो गए समुद्रगुप्त। इसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, यानी जो सेकंड है। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त जो थे ये समुद्रगुप्त के ही बेटे थे। तो समुद्रगुप्त जो थे इनके बाद में रामगुप्त को क्या मिल जाती है, गद्दी मिल जाती है, इनको शासन मिल जाता है। राम जो है ये शकों से युद्ध में हार जाते हैं। शक जो होते हैं वो इनसे युद्ध करते हैं, इनको हरा देते हैं। और इनकी जो पत्नी थी ध्रुव देवी, इनको शकों को समर्पित करना पड़ता है। ठीक है, अपनी पत्नी को जो उनको समर्पित कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो चंद्रगुप्त जो था वो चिढ़ जाता है। ये जो छोटा भाई चंद्रगुप्त है वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो क्या करता है, रानी का भेष बना के जाता है, और शक राजा की यहाँ पे राजा आएगा। ठीक है, राजा गलती से टाइप हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। तो जो शक राजा थे उसकी हत्या कर दी, यानी कि चंद्रगुप्त इस बात से चिढ़ गया और रानी के भेष बना के गया और वहाँ पे जाके हत्या कर दी। फिर रामगुप्त और शकों को मारकर, रामगुप्त को भी मार दिया और शकों को मारकर ध्रुव देवी जो थी उससे विवाह कर लिया। इसका जो महत्वपूर्ण अभियान था वो शकों के विरुद्ध था, क्योंकि शक जो थे वो क्या करते थे, इन पे हमला करते रहते थे। और जब इन्होंने इनके विरुद्ध अभियान चलाया, इससे क्या था, पश्चिमी भारत जो था वो भी इनके साम्राज्य से जुड़ता गया, और पश्चिमी सीमा जो थी और सुरक्षित हो गई। पश्चिमी जगत में व्यापारिक संबंध भी बन गए। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वाकाटक। इनका शासन जो है आपको दक्षिण भारत की तरफ, अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाओगे विदर्भ वगैरह में, तो आपको वहाँ पे दिखता है। तो विदर्भ के वाकाटक जो है वो मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में थे, इनका शासन होता था। हालांकि इनका जो राज्य है उसको 3 अस्थायी दौर में, देखो अस्थायी यानी टेम्परेरी, बहुत लंबे समय तक शासन और व्यवस्था एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चली है। तो 3 अस्थायी में कौन कौन से देखेंगे, पहले तो बात करेंगे पूर्वी वाकाटक शाखा, दूसरा इनका नंदी वर्धक वाकाटक शाखा, और तीसरा है पश्चिमी में विदर्भ साइड में। ठीक है, तो इनका जो पहला दौर था उसमें प्रभावती गुप्त जो है ये वाकाटक शासक, जो कि विद्या शक्ति से लेकर रुद्रसेन द्वितीय तक इनका शासन चला था, जिसमें मेनली अगर बात करें तो 4वीं सदी में शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो नाम आप याद रखें, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। फिर दूसरे दौर में क्या होता है, प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है और इनका आधिपत्य हो जाता है। उस समय में थोड़ी सी अनबन हो जाती है बाकी समुदाय से। फिर प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का विवाह
यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, और इनका विवाह जो है वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो जाता है। और अपनी पति की मृत्यु के बाद पुत्र की संरक्षिका के रूप में इनको शासन करना पड़ता है, और उनके शासनकाल में वाकाटक जो राज दरबार था उसमें गुप्त जो थे इनका प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ वाकाटक के बारे में है, तो मोटा मोटा आपको इतना ही समझना है। आगे जो मेन टॉपिक है वो आपको समझने, प्रशासन कैसा था, सांस्कृतिक विकास, ये सब देखना है, ठीक है। तो चलिए तीसरा दौर भी पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो वाकाटक सत्ता के निर्माण और वैधिकरण में प्रवरसेन जो द्वितीय थे इनका शासनकाल शुरू होता है। तो अब याद रखना, जो तीसरा दौर था इसमें किसका शासन शुरू होता है? प्रवरसेन द्वितीय का, जिसमें व्यापक क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चलाई गई। इन्होंने राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया, बाकियों से अपने संबंध को सुधारने का प्रयास किया। विदर्भ काल मध्य भारत में स्थापत्य कला और चित्रकला की जो विशिष्ट क्षेत्रीय शैली थी इसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तीनों अगर काल में हम बात करें, जो तीन अस्थायी थे, तो इसमें जो ये तृतीय काल था विदर्भ वाला, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको यही पॉइंट याद रखना है कि स्थापत्य कला और चित्रकला में सबसे ज़्यादा ये फेमस रहा है, ठीक है। क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं ना वो इसी का उदाहरण है, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे गुप्त प्रशासन की, कि प्रशासन कैसा था। तो गुप्त कालीय प्रशासनिक पद्धति विकेंद्रीकृत व्यवस्था पे आधारित थी। इसमें क्या होता था भाई, कि जो राजा होते थे वो रक्षाकर्ता और पालनकर्ता के रूप में इनको सबसे ऊपर माना जाता था। राजा जो थे वो रक्षाकर्ता माने जाते थे और पालनकर्ता। राजकुमार, मंत्रीगण, सलाहकार उनके सहायक होते थे। यानी जो राजकुमार हो गए या जो उनकी जो मंत्रीगण हो गए या ये सब इनके सलाहकार होते थे और सहायक होते थे, इनके हेल्प करते थे। राजाओं की सहायता के लिए अधिकारी भी होते थे, ठीक है। कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य के जो भुगती हैं या फिर उसके जो भी विषय हैं और इससे रिलेटेड इनको कई सारे ग्रामों में बांटा हुआ था। जैसे कि देखिए, समझिए, मान लीजिए इनका शासन जो है वो काफ़ी बड़े स्थान पे है, तो इन्होंने क्या करा, उसको कुछ कुछ टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। इस तरीके से शासन व्यवस्था को देखते थे ये। गुप्त शासन में राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन पद्धति भी चलाई थी। प्रांतीय लेवल पे, स्थानीय लेवल पे भी शासन पद्धति हुआ करती थी। तो यही मैंने आपको बताया कि कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फिर एक प्रांत बना दिया, और प्रांत में स्थानीय लेवल पे भी यहाँ पे शासन होता था, जो कि सभी राजा के अधीन ही होते थे, ठीक है। राजा मतलब मेन होता था। उन्होंने इसको अपने शासन को बेहतर चलाने के लिए उसको कई टुकड़ों में बांट के, प्रांतों में बांट के शासन व्यवस्था चलाते थे। गांव में क्या होता था, मुखिया होता था। मुखिया का जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता था। और ये क्या करते थे, जो ग्राम श्रेष्ठ होते थे, जो लोग होते थे, वो उनकी सहायता से गांव के जो कामकाज होते थे वो देखते थे। तो मुखिया जो होता था उसकी सहायता के लिए भी कई सारे ग्राम श्रेष्ठ होते थे जो उसके कामकाज में उसकी मदद करते थे। स्थानीय लोगों की बिना अनुमति के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी। अगर स्थानीय लोग नहीं चाहते तो ना कोई इसे खरीद पाएगा, ना उसको कोई बेच पाएगा। नगर के प्रशासन में स्थानीय जो व्यवसायी थे उनके संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। नगरों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या होता था, शिल्पकार, व्यापारी, ऐसे कई सारे लोग उसमें शामिल होते थे। फिर बात करेंगे भूमि अनुदान की। तो भूमि अनुदान के द्वारा पुरोहित को और जो पुरोहितों को क्या था, कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए गए थे। इस प्रशासन में न्याय पद्धति जो थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, और न्याय के लिए काफ़ी फेमस है गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त काल जो है। इसी काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून को भी परिभाषित किया गया। तो यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, दीवानी जो होता है ये सिविल मामले होते हैं, यानी सिविल कोर्ट होती है। फौजदारी जो होता है ये क्रिमिनल होता है, ठीक है। दीवानी में क्या आ जाता है, जैसे मान लो कोई घरेलू मामला है, कोई मान लो परिवार वगैरह में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपसी बहसबाजी हो रही, तो ऐसे मामले दीवानी में जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई हिंसक घटना हो रही है जहाँ पे कहीं हत्या वगैरह हो रही है, तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाता है, तो वो फौजदारी में चला जाता है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक बदलाव, इसको समझिए। देखिए, इस समय में क्या होता है, गुप्त काल के समय में हमें कई सारे मतलब लिटरेचर में, साहित्य में हमको पुराणों का जिक्र मिलेगा। पुराण कई सारे रचे गए थे। तो पुराणों में कलयुग की बात की गई है कि कलयुग आएगा, कलयुग में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे कुछ बातें की गई है कि जो कलयुग का समय था उसमें ब्राह्मण और शूद्रों के बीच में वैमनस्य का युग था। वैमनस्य का मतलब यहाँ पे है उदासी जैसा या फिर मतलब विवाद जैसा माहौल था, ठीक है। इसमें क्या था, ये कहा जाता है कि जब कलयुग था तो इसमें कलयुग आ जाता है तो इसमें प्रजा पे भारी टैक्स लाद दिया जाता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की समस्या पैदा हो जाती है, और परिवार और संपत्ति की सुरक्षा जो है, असुरक्षा, सॉरी, परिवार और संपत्ति के मामले में देखें तो वहाँ पे असुरक्षा बढ़ जाती है।
भौतिकवाद का बोलबाला बढ़ जाता है, क्योंकि हर कोई लग्जरी चाहता है बस, ठीक है। अध्यात्म यानी धार्मिक अनुष्ठान से वो दूर हो जाता है, तो धार्मिक अनुष्ठान घट जाते हैं और भौतिकवाद बढ़ जाता है। वाकाटक और पल्लव वंश ने इस समस्या से निपटने के लिए इसके विरुद्ध एकजुटता दिखाई, यानी कि ये एकजुट हो गए। इन्होंने क्या करा, कलयुग से निपटने के लिए वर्ण व्यवस्था जो थी उसको और कठोर नियम लागू कर दिए। दास वर्ग की बात करें तो ये ज़्यादातर निम्न जातियों से होते थे, जो अस्पृश्य होते थे, यानी इनको छुआ नहीं जाता था। उस समय में छुआछूत और ये चीज़ें आ चुकी थी, तो अस्पृश्य वर्ग से आते थे, और वह स्थानीय भूमिहीन श्रमिक थे। आगे देखिए, इस समय में क्या होता है कि फाइयान जो है, फाइयान ने जो भी देखा उसके अनुसार लिखा कि जो अस्पृश्य वर्ग है इसको नगर में अपनी उपस्थिति की सूचना देने के लिए शहर में सड़कों पर घंटी बजानी पड़ती थी, ठीक है। ये मतलब जो भी अछूत है वो कहीं पे भी अगर जाएंगे शहर में, तो वो एक करताल या एक घंटी बजाते हुए जाएंगे, जिससे कि लोग उसको सुन के समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से वो जा रहा है, तो लोग उसको देखने से या उसको छूने से बच जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। अन्यथा अगर मान नहीं तो क्या होता है, उच्च जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो उनको अनुष्ठानिक स्नान करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो कोई इनको देख लेता है, छू लेता है, तो उनको अनुष्ठानिक स्नान करना पड़ता है। कसाई हो गए, मछुआरे हो गए, जल्लाद हो गए, या जो भंगी थे, इनको शहर से बाहर रहना पड़ता था, ठीक है, जो निम्न जाति के थे। और उनके घर जो थे वो चयनित किए जाते थे, जिससे उनके स्पर्श से बचा जा सके। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक बदलाव। तो कृषि क्षेत्र में यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुए। इस यहाँ पे एक व्यवस्था शुरू होती है, भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था, इसका प्रारंभ हो जाता है। जो धार्मिक लाभार्थी, यानी मान लो जैसे कि किसी को धर्म के लिए या मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, अगर भूमि मिलती है तो वो टैक्स फ्री होती थी, यानी उसको कर मुक्त रखा जाता था। और बाद में इनको गाँव में प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी सौंप दिए, यानी कि पहले भूमि अनुदान में दे दी और इनको अधिकार दे दिए, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी दे दिए। मध्य भारत में बात करें तो उड़ीसा की, अगर असम और दक्षिण भारत में जो कुछ हिस्से थे, यहाँ पे कुछ कबीलियाई लोग रहते थे, कबीले रहते थे, तो उन्होंने इसको भी कृषि में लगा दिया, यानी इनको कृषिकरण कर दिया। तो ब्राह्मण लाभार्थियों ने क्या करा, जो कबीले में रहने वाला वर्ग था उसको कृषि के काम में लगा दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे दो लाभ हुए। पहला क्या था कि अधिक कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ, क्योंकि जब सारे कबीले कृषि में लग जाएंगे तो क्या होगा, कृषि योग्य भूमि का विस्तार होने लगा। फिर दूसरा क्या था कि जो कबीलाई समाज था उसका श्रम का उपयोग, यानी उनका जो उनकी मेहनत था उसका पूरा उपयोग कर लिया जाता था। फिर गुप्त काल में कुछ कमियां भी देखने को मिली। इस समय में क्या था, अंत के समय में अगर हम बात करें, गुप्त काल के अंत के समय में, तो सिक्कों में मिलावट होने लगी थी, जो इनके सिक्के होते थे। इससे क्या हुआ, राजकोषीय संकट उत्पन्न हो गया, और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था सामंती अर्थव्यवस्था को। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, शहरों का पतन होने लगा था, और वाणिज्य व्यापार वगैरह जो था वो धीरे धीरे खत्म ही होने लगा था। शहरों के भरण पोषण के लिए कृषि उत्पाद जो थे वो अपर्याप्त हो गए, यानी कि जितना शहरों को जरूरत थी उतना मिल नहीं पा रहा था उन्हें। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक जीवन। तो गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण काल के रूप में भी देखते हैं। कुछ भागों में बौद्ध धर्म जो था वो अभी भी प्रचलित था, लेकिन जो शैववाद है उसके साथ इसकी काफ़ी प्रतिद्वंदता हो गई थी, यानी काफ़ी इसका कंपटीशन हो गया था। बौद्ध धर्म और अन्य बौद्ध धर्म जो था वो दूसरे धर्म के जो पूजा अनुष्ठान है, जैसे बौद्ध धर्म जो है वो हिंदू धर्म में जो पूजा अनुष्ठान थे उससे प्रभावित हो रहा था। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म को पश्चिमी भारत के जो व्यापारी लोग थे उनका समर्थन मिला हुआ था, और राजा का द्वारा संरक्षण भी मिला था। कहाँ के राजा, कर्नाटका साइड में, दक्षिण भारत से इनको राजाओं का भी संरक्षण मिल गया था। इस समय में कुछ जैनों ने कुछ मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की, यानी जैनों ने मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की। इसमें क्या होता था, महावीर जी जो होते थे इनकी मूर्ति बनाई जाती थी, जिसमें इनके जो तीर्थकर हैं वो सीधी खड़ी हुई मूर्ति की, ठीक है, या फिर पालथी मारकर बैठे हुई आकृति, इस तरीके की मूर्ति बनाई जाती थी। गुप्त काल तक शैव, वैष्णव, गणेश, सूर्य की पूजा, पौराणिक धर्म इसके रूप में प्रतिष्ठापित हो चुका था। गुप्तोत्तर काल में सूर्य की पूजा पद्धति गुजरात तक सीमित प्रतीत होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सबूत मिले हैं ना वो गुजरात से ही मिले कि वहाँ के लोग शायद पूजा करते होंगे। बाद में वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था वो था देवी पूजा। अब इसे इंपॉर्टेंट है याद रखना, इस समय में देवी पूजा आरंभ होने लगी थी, और देवी जो होती थी उसमें प्रजनन क्षमता होती है, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या है, अनेक शक्तियों का ऐसा माना जाता है कि देवी में कई सारी शक्तियाँ होती हैं। नारी देवी शक्तियाँ अनेक धार्मिक कृत्यों का केंद्र बन गई थी। इसी समय में कुछ इंद्रजालिक गुण वाले, जैसे कि मान लो तांत्रिकवाद वाली व्यवस्था चल चुकी थी।
अब बात करेंगे मंदिर कला और स्थापत्य की। तो गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य के मामले में देखें तो इसके कई सारे उदाहरण, मतलब वैसे तो कई सारे मंदिर रहे होंगे लेकिन कम ही उदाहरण बच पाए हैं, ठीक है, ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। उस काल के मंदिरों की स्थापत्य कला जो थी वो अभी निर्माण अवस्था में थी, यानी कि अभी शुरुआत हुई थी मंदिरों को बनाना। अजंता और एलोरा में जो चट्टान थी उसको काट कर गुफाएं बनाई गई थी, जो कि स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन आपको नमूना मिलता है। आगे चलकर फिर एलोरा, एलिफेंटा की गुफा, औरंगाबाद में शैल काट कर वैष्णव और शैव मंदिरों को बनाने को प्रेरणा मिली। अजंता की गुफाएं जो है इसमें कई सारे भित्ति चित्र मिलते हैं जो कि दीवारों पे बनाए गए हुए हैं। बुद्ध के जीवन चरित्र और जातक कथाओं का चित्रांकन साहित्यिक लेख में आ गया था, यानी जो उस समय लिटरेचर आ रहा था उसमें जातक कथाएं मिलती थी और बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलने लगी थी। जो शुरुआत के जो मंदिर होते थे उसमें एक कक्ष होता था, ठीक है, और उसके उसमें एक मूर्ति रख दी जाती थी। और सांची, एहोल, तिगवा, भूमरा, नचना, ठीक है, लाई खान, देवगढ़, ये कुछ ऐसे ही मंदिरों के उदाहरण हैं। ऐसे मंदिरों में आमतौर पर जो पौराणिक देवताओं थे, जैसे विष्णु हो गए, शिव हो गए, पार्वती हो गई, दुर्गा हो गई, वरा, इनकी पूजा हुआ करती थी, ठीक है। और देवगढ़ में एक 10 अवतार मंदिर भी मिला हुआ है, जो जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करेंगे साहित्य की, तो लिटरेचर के मामले में ये समय जो है काफ़ी बेहतर था। इस समय में कई सारे पुराण जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण, ये मिलते हैं। ये पुराण जो थी ये सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि राजवंशीय जो वंशावली थी, राजकीय जो वंशावली थी, उसके बारे में भी इसमें काफ़ी अध्ययन करने को मिलता है। इस अवधि में जो धार्मिक गतिविधि थी इसके अध्ययन के लिए दक्षिण भारत के जो वैष्णव, अलवार, नैनार और जो शैव संत थे, इन्होंने भक्ति भजनों की रचना की थी। रामायण और महाभारत की बात करें तो प्रथम दो जो संहिताबंध महाकाव्य हैं उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो जाते हैं जो कि इसी समय से रिलेटेड हैं। और नृत्य, नाटक और काव्य पर जो भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ जो नाट्य शास्त्र है ये इस अवधि का है, ठीक है। नाट्य शास्त्र तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है और इसको एक बहुत महत्वपूर्ण, इसको पांचवा वेद माना जाता है। आप ये लगा लो कि इतना महत्वपूर्ण है कि इसको पांचवा वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि जो थे वो कालिदास थे, जो कि एक कवि भी थे और एक नाटककार भी थे। तो इनकी जो कृति है संस्कृत भाषा वाली वो यहाँ पे मिलती है। जैसे कि इनके जो नाटक थे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ठीक है। काव्य शास्त्र की बात करें तो लंबे जो गीति काव्य में जिसमें मेघदूतम हो जाएगा, ये इनकी सबसे बेहतरीन रचना मानी जाती है। इसी समय में जो भारवी हैं इनका किराता, जुर्नियम, माघ का शिशुपाल वध, भट्टी काव्य, ये सारे लिटरेचर यहाँ से मिलते हैं। भवभूति की बात करें तो इनकी जो माघव है ये हो जाएगी इनकी रचना, जो सबसे बेहतरीन रचना थी। शूद्रक की बात करें तो इनका जो मृच कटितम है जिसमें शहरी जीवन के बारे में बिल्कुल डिटेल में विस्तार से बताया हुआ है, वो भी इसी समय का है। पंचतंत्र की कहानियाँ तो आप सभी ने पढ़ी होंगी, तो ये भी इसी समय का। हर्ष चरित्र जिसमें हर्ष के जीवन काल के बारे में बताया हुआ, वो सब मिलता है। तो इस समय में अगर साहित्य के नज़रिए से देखें ना तो ये जो गुप्त काल था वो सबसे बेहतरीन साहित्य आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।